हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बच्चों कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और ध्यान से देखना ताकि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। यस, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following data structure can't store the non-homogeneous data element? कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो नॉन होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, इसका उल्टा आप क्या समझेंगे कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो होमोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर करता है। ठीक है, तो जो होमोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर कराता है वो तो बच्चों एरे होता है। ठीक है, एरे क्या होता है? एक ही टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कराता है। होमोजीनियस का मतलब क्या है? सेम टाइप के एलिमेंट, यानी कि अगर आप इसमें इंटीजर नंबर स्टोर कराना चाहते हैं तो एक बार में आप एक एरे में इंटीजर नंबर स्टोर करा सकते हैं, या फ्लोट कराना चाहते हैं तो फ्लोट। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ही एरे के अंदर आप दोनों या तीन टाइप के डेटा टाइप्स को स्टोर नहीं करा सकते हो। एक एरे जो होगा वो सेपरेट आपके इंटीजर नंबर को स्टोर करेगा, दूसरा जो एरे होगा वो आपका फ्लोट नंबर को, सिमिलरली कैरेक्टर के लिए। तो होमोजीनियस मतलब सेम टाइप का डेटा। तो बच्चों इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसका रिवर्स करके भी देख लें, क्वेश्चन को कम से कम एक या दो बार पढ़ें जिससे कि आपको अगर कोई डाउट है तो वो डाउट क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा बच्चों। अगला है आपका, द साइज ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज नॉट 4 बाइट इन 32 बिट सिस्टम। तो बच्चों जो 32 बिट सिस्टम होता है उसमें इंटीजर का जो साइज होता है वो 4 बाइट होता है, बट शॉर्ट इंटीजर जो होता है उसका साइज जो 32 बिट सिस्टम के अंदर 4 बाइट का नहीं होता। तो बच्चों आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व कीवर्ड इन C++? म्यूटेबल, डिफॉल्ट, वोलेटाइल और रीडेबल। तो बच्चों जो रीडेबल वर्ड है, रीडेबल ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है आपके C++ के अंदर। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। A base class will often correspond to something in the real world, behave badly when the chips are drawn, be a generalized version of its derived classes, और A and C। तो बच्चों जो बेस क्लास होती है, ठीक है, हमारे पास क्या होती है, कॉन्सेप्ट जो है इनहेरिटेंस से लिया गया है। ये क्वेश्चन जो है आपका इनहेरिटेंस से लिया गया। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि इनहेरिट करना अपने जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टीज है वो। मान लीजिए यहाँ पर आपका एक ग्रैंड पेरेंट है। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट मान लेते हैं बेस क्लास है। अब ग्रैंड पेरेंट के क्या है, दो चिल्ड्रन है। ठीक है, जो कि आपके पेरेंट्स है। ठीक है, उनके दो चिल्ड्रन है और पेरेंट्स के आप हो। ठीक है, ए और बी। तो इस तरीके से क्या हो गया कि ये बेस क्लास ए और बी के लिए बेस क्लास क्या बन गई, पेरेंट्स बन गई, और इन पेरेंट्स 1 और पेरेंट्स 2 के लिए जो बेस क्लास बन गई वो ग्रैंड पेरेंट बन गई है। ठीक है, तो ऑप्शन एक बार फिर पढ़ लो, कोरस्पॉन्ड टू समथिंग इन द रियल वर्ल्ड, बिल्कुल रियल वर्ल्ड को ही रिप्रेजेंट करता है आपका इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। दूसरा का बिहेव बैडली व्हेन द चिप्स आर डाउन, नहीं। बी अ जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ इट्स डिराइव्ड, बिल्कुल जनरलाइज करते हैं इसको हम। सो ऑप्शन ए और सी हो जाएगा, और इसमें आपका क्या हो जाएगा, डी में दोनों ही ऑप्शन आपके इंक्लूड होते हैं। अगला है आपके पास, द डैश आर कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। मदरबोर्ड, मेमोरी, रैम और सीपीयू। तो बच्चों आता होगा, आई होप कि बहुत अच्छे से आता होगा। ऑप्शन क्या होगा, सीपीयू। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी कैलकुलेशंस होती है, जो भी आपको आंसर मिलते हैं वो किसकी वजह से मिलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सीपीयू की वजह से। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो होगा बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ बच्चों ये क्वेश्चन। Dash algorithm compresses video data to reduce the number of bytes that can be easily transmitted and then decompressed. VoIP, MPEG, Ethernet और LAN। तो बच्चों जो Ethernet, LAN ये तो आपके वीडियो कंप्रेशन एल्गोरिथम है ही नहीं। VoIP जो कंप्रेशन एल्गोरिथम है बच्चों वो है आपका MPEG। MPEG का मतलब क्या होता है, मूवी, फोटो। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि एमपीजी की फुल फॉर्म बताओ। तो मूविंग पिक्चर
एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। और एक होता है जेपीजी, बिल्कुल आपने सुना होगा इसको भी, इसका क्या होता है, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। दोनों ही एल्गोरिथम्स आपके एमपीजी या जेपीजी, दोनों ही आपके कंप्रेशन एल्गोरिथम्स हैं। तो बच्चों आपको एमपीजी गिवन ऑप्शन में, सो ऑप्शन बी जो होगा आपका यहाँ पर एमपीजी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, डैश HTTP is the most popular protocol to connect web application। HTTP की फुल फॉर्म पूछी हुई है बच्चों इसने, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो चेक कर लो ऑप्शन कौन सा होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल आपको ऑप्शन ए ही मिल गया, यही करेक्ट होगा। बाकी आपका हायर, हायर की वजह से गलत हो जाएगा, ये भी हायर है और ये हाईएस्ट है। सो ऑप्शन ए जो होगा ये बच्चों ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके पास, द स्टेटमेंट ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स एंड ट्रू वेयर टी इज ट्रू एंड एफ इज फॉल्स। इसका मतलब क्या बच्चों, ट्रू एंड ट्रू, ठीक है, जहां पर ट्रू और ट्रू एंड लगाते हैं तो ये इसका मतलब क्या होता है कि ये आपका मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में जब आपका 1 into 1 है तो आंसर होगा 1, यानी कि आपका आंसर होगा ट्रू। और ये आपका जो पाइप सिंबल है इसको हम बोलते हैं और सिंबल। दूसरा क्या, इसमें एक फॉल्स है वैल्यू और दूसरी आपकी ट्रू है, तो आप दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एंड है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 0। तो यहाँ पर आपका क्या है कि यहाँ पर आपको वैल्यू मिल रही है ट्रू और यहाँ पर आपको मिल रही है वैल्यू एफ। तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन है, एक जगह ट्रू है और एक आपका फॉल्स है, या तो वैल्यू ट्रू है या आपकी फॉल्स है, तो भी आपको आंसर क्या है, ट्रू मिलेगा। ये किस केस में होता है बच्चों, ये होता है आपको और के केस में, ठीक है। तो ये आंसर जो होगा आपका और हो जाएगा। ऑप्शन आपको डिफरेंट डिफरेंट गिवन होंगे, और एंड, ठीक है, नॉट, इस तरीके से आपको ऑप्शन गिवन होंगे। तो ये ऑप्शन जो होगा बच्चों ये और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू ट्रू है एक फॉल्स है, तो भी आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। क्योंकि आपको पता है कि और का मतलब क्या होता है, प्लस। तो प्लस क्या होता है, एक बार 1 में अगर आप 0 को ऐड करते हैं तो भी वो 0 है, सॉरी तो भी वो 1 है, और 0 + 1 करते हैं तो भी वो 1 है, ठीक है। तो 1 के साथ अगर आप 0 को ऐड करते हैं तो वो हमेशा ही ट्रू रहेगा। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आंसर जो होगा इसका और ही होगा। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड डिक्लेरेशन इज यूज्ड इन C++ टू ओपन अ फाइल फॉर इनपुट। इनपुट करने के लिए कौन सी फाइल को आप ओपन करते हैं, iOS ऐप, इन iOS फाइल और iOS इन। तो बच्चों इनपुट के लिए पूछा ना, इनपुट के लिए तो आपको ये नजर आ गया होगा कि IN फॉर इनपुट, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ट्रिक भी लगानी है अपने क्वेश्चन में, अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ क्वेश्चन पर यहाँ पर आपको लगता है कि कुछ यहाँ से इनपुट से यहाँ से इन से कुछ मैच करता है, तो इस टाइप की भी बच्चों आपको स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। तो ऑप्शन जो होगा इसका डी हो जाएगा। अगला आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मीन्स एडिंग न्यू कॉन्सेप्ट टू अ प्रोग्राम एज इट रन्स। जब आपका कोई प्रोग्राम रन होता है तो एक नया कॉन्सेप्ट आप उसको ऐड करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चों डायनेमिक लोडिंग, ठीक है। रन टाइम पर अगर आप कुछ नई चीज ऐड करते हो तो वो होती है आपकी डायनेमिक लोडिंग। एक होती है डायनेमिक लोडिंग, एक होती है स्टैटिक लोडिंग। स्टैटिक लोडिंग में क्या होता है, आप स्टार्टिंग में ही ऐड कर देते हैं, और डायनेमिक में क्या होता है, रन टाइम पर करते हैं। एक बच्चों कंपाइल टाइम होता है, ये भी आप समझ लो, एक होता है कंपाइल टाइम और दूसरा होता है आपका रन टाइम, ठीक है। तो कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में ही आप जो ऐड करना होता है वो लगा देते हैं, और रन टाइम पर जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जब आप कोई चीज ऐड करते हैं उसको हम डायनेमिक बोलते हैं। क्लियर। अगला है आपके पास बच्चों IP वर्जन 4, द IP एड्रेस 200 ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, क्लास A को, B को, C को और D को। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ रेंज डाली हुई है, 0 से 127 तक क्लास होती है आपकी A, और लेकिन यहाँ पे आपका 200 आपको इसको चेक करना है, 128 से 223 तक आपका होता है B। तो क्लास में बच्चों यहाँ से आप ध्यान दे सकते हो, यहाँ सॉरी जो क्लास B होती है बच्चों, ये गलती से लिखा गया, क्लास B जो होती है आपकी वो 128 से 191 तक होती है, और क्लास C जो होती है वो 192 से लेकर 223 तक होती है। तो ऑप्शन जो होगा बच्चों इस केस में आपका क्लास C होगा, क्योंकि 192 से लेकर 223 तक। तो ऑप्शन C विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन,
प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, ये मेरे लिखने में गलत हो गया। 0 से 127, 128 से 191, 192 से 223 तक, ठीक है। अगला है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एफिशिएंट टू परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन द नंबर। नंबर्स पे अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए कौन सा ऐसा जो आपका बेस्ट रहता है। साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों इस चीज को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो कि टूज कॉम्प्लीमेंट आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए सबसे बेस्ट रहता है। टूज कॉम्प्लीमेंट में करते क्या है, आपके पास जैसे एक नंबर गिवन है, पहले तो आप क्या करोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे। जैसे इसने कहा ना वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, 0 से 1, 1 से 0, सारा रिवर्स हो जाएगा ये वाला। कॉम्प्लीमेंट लेते हैं इसको आप वंस कॉम्प्लीमेंट। और टूज कॉम्प्लीमेंट जब लेते हैं तो क्या करते हैं, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है, उसमें आपने 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड करेंगे तो 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा आपका टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो मेथड होता है बच्चों अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला है आपके पास, सी लैंग्वेज इज हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों जो सी लैंग्वेज है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। अगला हो जाएगा, विच ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट सी, लिनक्स ओनली, विंडोज, डॉस और ऑल। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सी को लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। बच्चों सी को तो आप लिनक्स पे भी चला सकते हो, विंडोज पे भी चला सकते हो, डॉस पे भी चला सकते हो। सो ऑप्शन जो होगा डी वो आपका करेक्ट होगा। अगला है आपके पास, एवरी स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम इज काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। एवरी स्टेटमेंट इन द सी प्रोग्राम इज टू बी टर्मिनेटेड बाय डॉट, कॉलन, क्वेश्चन मार्क और सेमीकोलन। तो हर एक स्टेटमेंट सी में कैसे टर्मिनेट होती है आपने देखा होगा, जिसे हम यहाँ पे लगाते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में हमने यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट किया और फिर उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देते हैं। स्कैन एफ करते हैं तो भी स्कैन करके हम क्या करते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। तो हर एक स्टेटमेंट क्या होगी, टर्मिनेट किससे होगी, सेमीकोलन। और सेमीकोलन क्या होता है, एक ऊपर डॉट लगा दिया और यहाँ पे कोमा लगा दिया, ये आपका सेमीकोलन का मार्क है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है आपके पास, कैरेक्टर कांस्टेंट हैव द इंटीजर वैल्यू नॉन एज कोबोल, फोर्ट्रान, एस्काई और नन। तो बच्चों कैरेक्टर कांस्टेंट जो होते हैं इंटीजर वैल्यू वो होती है एस्काई की, ठीक है। एस्काई क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो आपसे एस्काई की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फाइन, एस्काई। फिर आगे आपके पास ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं, एस्काई आपके पास क्या होता है, 7 बिट भी होता है और 8 बिट भी होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू देन अनसाइंड कांस्टेंट कैन। अनसाइंड कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो अनसाइंड कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों 32,767, ऑप्शन ए, इसको याद कर लेना। हेडर फाइल इन सी कंटेन ऑपरेटर्स फॉर फाइल और लाइब्रेरी फंक्शंस। तो हेडर फाइल तो पहले बच्चों पता होनी चाहिए कि देखो हम सी के अंदर क्या करते हैं, हैश लगाते हैं, इंक्लूड लिखते हैं, फिर एक हेडर फाइल का नाम लिख देते हैं stdio.h। इसी तरीके से एक और इंक्लूड कर लेते हैं हेडर फाइल conio.h। तो हेडर फाइल क्या होती है बच्चों, इस तरीके से तो डिक्लेयर करते हैं हम सी लैंग्वेज के अंदर। और जैसे stdio.h, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जो भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस आप यूज करेंगे इनकी डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में। ऐसे ही कॉनियो का मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट, जो कंसोल से इनपुट ली जाती, कंसोल मतलब क्या होता है, आपके कीबोर्ड के थ्रू जो इनपुट ली जाती है उसको उसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी है, conio.h में। तो हेडर फाइल क्या होती है बच्चों, इसके अंदर लाइब्रेरी फंक्शंस लिखे होते हैं, जिसकी वजह से आप क्या है डायरेक्टली एक प्रिंटफ फंक्शन लिख लेते हो, ठीक है। आपको प्रिंटफ का मतलब नहीं पता, बट प्रिंटफ लिखते क्या करते हो आप, एक जो इसके अंदर पार्ट लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, वो क्या होगा आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रिंटफ को कौन समझ रहा है, प्रिंटफ को आपकी stdio.h समझ रही है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है ये। जैसे आपका स्कैनफ क्या है, ये इनपुट फंक्शन है, प्रिंटफ आपका एक आउटपुट फंक्शन है। इनकी जो डेफिनेशन वो आपकी हेडर फाइल में लिखी हुई है। तो ऑप्शन बी जो होगा बच्चों करेक्ट होगा। हेडर फाइल का मतलब क्या है, कंटेन्स द लाइब्रेरी फंक्शन। द रूट ऑफ ऑल एल्गोरिथम, सी, C++, कोबोल और एल्गोल। एल्गोल बच्चों, एल्गोल एक लैंग्वेज होती थी जो एल्गोरिथम्स को लिखने में हेल्प करती थी, ठीक है। सो ऑप्शन डी।
सी इज अ डैश लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, हाई लेवल, मशीन इंडिपेंडेंट और ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों आप सोच के देखो तो आंसर क्या हो सकता है। सी क्या हाई लेवल लैंग्वेज भी है, एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, या फिर आपको लिखा जाए प्रोसीजरल लैंग्वेज है। दोनों ही टाइप की लैंग्वेज आपकी सी लैंग्वेज है और कभी भी मशीन पे फोकस नहीं करती, किसी भी मशीन पे आप सी लैंग्वेज को चला सकते हो, तो इसलिए वो मशीन इंडिपेंडेंट भी हो गई। सो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चंस, उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और भगवान से प्रे करती हूँ कि आपके एग्जाम के लिए भी काफी हेल्पफुल रहे। तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं बच्चों। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।